नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूं पटवारी के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए थे उनको मैं सोल्व करवाने वाला हूं। पटवारी के 2017 में दोस्तों 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। उन तीनों शिफ्ट में जितना भी मैथ्स पूछा गया था वो सारा का सारा मैथ्स दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पर्पस ये है कि आप लोग जाने कि किस लेवल का मैथ्स पटवारी में पूछा जा रहा है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एसएससी का पढ़ ले, हम लोग ये पढ़ लें वो पढ़ लें। तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पटवारी में इतने लेवल का पूछा ही नहीं जा रहा है। तो आपको फोकस सिर्फ पटवारी तक ही रखना है। बहुत ज्यादा आप यूट्यूब पे डिटेल्ड वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। तो मैं आपको अभी पहले 3 क्लासेस में बताऊंगा कि 3 जो शिफ्ट में पेपर हुए थे 2017 में, उन तीनों में क्या क्या पूछा गया था, ताकि आपको लेवल पता लग जाए। उसके बाद में हर एक टॉपिक को उठाऊंगा। जैसे ज्योमेट्री उठाया मैंने, ज्योमेट्री से जुड़े हुए मैं आपको जो जो भी पटवारी के लेवल के हिसाब से जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। और शिफ्ट 1 में 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 1 में क्या पूछा गया था, आज की क्लास वही होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था ज्योमेट्री से। ठीक है दोस्तों, यहां मैं नहीं देख पाऊंगा, सारा का सारा मेरे पास इस पेपर में है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है सारा का सारा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर में देख के क्वेश्चन नोट करूंगा, बाकी आप लोगों को यहां बोर्ड पे दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, ज्योमेट्री से है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। अब चलिए मैं पहले क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं जो बना हुआ है हमारे पास, तो देखते हैं इसे। तो कुछ इस प्रकार का शेप हमारे पास कुछ बना हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, स्टार टाइप है थोड़ा थोड़ा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, और ये है आपका एफ और ये है आपका जी। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ काम की चीजें दी हैं कि इफ एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल ए आपको 20 डिग्री का दिया हुआ है। चलिए एंगल ए मतलब ये रहा एंगल ए, ये एंगल आपको दिया हुआ है 20 डिग्री का, 20 डिग्री का। ठीक है, अब दोस्तों अगली चीज हमें दी है कि एंगल ए एफ जी। आप देख रहे हैं एंगल ए एफ जी। अच्छा मुझे बताइए एंगल ए एफ जी कहां बनेगा। ए एफ जी क्या कभी किसी ने पढ़ा है ये कि ए एफ जी एंगल कहां बनेगा? तो आप समझिएगा, ए से स्टार्ट करना है, एफ पे जाना है, जी पे। ए एफ एंड जी, ए एफ एंड जी, ये रहा मेरा मार्कर, देखिए आप लोग, ए एफ एंड जी। तो जो ए एफ जी में एंगल बनता है ना, वो हमेशा बीच वाले की बात करते हैं ये लोग कि ए एफ जी मतलब कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी ये एंगल बोलते हैं उसमें ये बीच वाले को फोकस करते हैं कि एंगल ए एफ जी मतलब बीच वाला एफ। तो ये जो एंगल ए एफ जी है दोस्तों, ये किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ये दिया है आपको एंगल ए जी और एफ के बराबर दिया है। अब ये एंगल ए जी एफ कहां बन रहा है, तो ये देखिए ए जी एंड एफ, ये यहां बन रहा है। तो दोस्तों आपके ये दोनों एंगल इन लोगों ने क्या बताया, इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आप देखना। ठीक है, अब बहुत बेसिक सी बस 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो बेसिक सी जो 2 चीजें ना वो हर जगह अप्लाई होती है ज्योमेट्री में। तो बस उन्हीं 2 बेसिक चीजों से ही पूरा का पूरा ज्योमेट्री चलता है, तो आप देखिएगा। ठीक है, वही हर क्वेश्चन में पूछेगा, इसलिए जब मैं स्पेशली ज्योमेट्री पे काम करूंगा, ज्योमेट्री की अभी क्लासेस लूंगा आगे, तो आपको सारी ऐसी छोटी छोटी चीज जो पटवारी में पूछी जा सकती है वो सारी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन पहले हम यहां आ जाते हैं। अच्छा आप ध्यान से देखिए इसको, ये आपका एक ट्रायंगल है, देख रहे हैं आप जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये ट्रायंगल का नाम है ए जी और एफ, या ए एफ जी कुछ भी बोल लो आप, जी ए एफ बोल लो, ये आपका ट्रायंगल है। अच्छा आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो टोटल होता है ना दोस्तों, वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगलों का टोटल 180 होगा। अब 180 में से दोस्तों 20 तो गए आपके, तो आपके पास अब कितना बचा, 160 बचा। अब ये 160 रुपए किन के हैं, इन दोनों के हैं 160 रुपए आपके। ठीक है, और इन लोगों ने हमें पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों बराबर बराबर पैसे लेते हैं। ठीक है, तो 160 डिग्री है, 160 के 2 बराबर हिस्से करेंगे तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये भी कितने का हो जाएगा दोस्तों, आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी 80 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए ये पहली बात आप लोगों ने सीखी। ठीक है, कि तीनों एंगलों का टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। बस यही छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए पटवारी निकालने के लिए। ठीक है, अब आप समझिए आगे।
ये 80 डिग्री हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, आप ये देखिए जरा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि ये बताइए कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, अच्छा एंगल बी कहाँ है, एंगल बी ये रहा, ठीक है, और एंगल डी कहाँ है, तो एंगल डी ये रहा आपका, ठीक है, ये एंगल बी है दोस्तों और ये है आपका एंगल डी। अब इसने ये पूछा है हमसे कि एंगल बी प्लस एंगल डी बताइए क्या होगा, मतलब हमें ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा और ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़े आराम से आ जाएगा। एक बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, क्या पता होना चाहिए, अब आप समझिएगा, ठीक है, और बहुत जगह अप्लाई होगी। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को स्पेशली, तो वहां भी आप देखेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है दोस्तों, ए बी और सी, इस ट्रायंगल की कोई भी आप एक लाइन पकड़ के खींच दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाली लाइन मैंने खींच दी पकड़ के। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लीजिए ये 20 डिग्री का है और ये है आपका 70 डिग्री का है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं मैं। ये मान लीजिए ये 40 डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है आपका, 70 डिग्री का है। ठीक है, तो दोस्तों होगा क्या, सी का अंदर वाला नहीं, हमें काम हमेशा पड़ेगा सी के बाहर वाले से, इससे पड़ेगा। तो दोस्तों जो बाहर वाला एंगल होता है ना, जैसे सी का बाहर वाला आपको निकालना है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये अंदर वाले एंगलों के टोटल के बराबर होता है। अच्छा, अंदर वाले एंगलों का टोटल कितना हो रहा है, 40 + 70 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 110 डिग्री। ज्योमेट्री में भर भर के यूज है इस चीज का। तो दोस्तों बस आपको यही समझना है, ठीक है, कि दो अंदर वाले एंगलों का जो टोटल होगा वो बाहर वाला होगा हमेशा 110 डिग्री। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं छोटे छोटे, आप देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। मान लीजिए इस बार ये वाली लाइन खींच दी आपने आगे, ये इसको आप सीधा ले आए और आपको ये पता करना है, और आपको ये दोनों गिवन है पहले से ही। मान लीजिए ये 70 है और ये कितना है आपके पास, 80 है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना दोस्तों, 70 + 80 कर दीजिए आप, तो 70 + 80 कितना हो जाएगा आपका, 150 डिग्री। क्लियर है दोस्तों ये, बस। तो एक्चुअली ये 9th-10th में पढ़ा था हमने कि टू इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोस्तों वही चीज है कि दो अंदर वाले का टोटल करोगे तो बाहर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इस चीज का यहां क्या यूज था। तो आप समझिए, हमें निकालना था एंगल बी प्लस डी। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, एंगल बी प्लस डी, ये मैं बी से गया, बी से गया मैं डी पे, जी ध्यान से देखना मार्कर कहां से कहां जा रहा है। बी से गया मैं डी पे, फिर मैं डी से जाऊंगा कहां पे, आपका एफ पे, और मैं एफ से जा रहा हूं फिर आपका कहां पे, बी पे। ये ट्रायंगल दिखाई दिया आप लोगों को, ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दिया दोस्तों, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है। देखिए इस ट्रायंगल को मैं आगे बढ़ा दूं सीधा, ये देखो ये। तो दोस्तों ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला बना वो 80 डिग्री बना के नहीं बना। ये देखो यही लाइन को आगे खींचा, मैं आपको बाहर बाहर निकाल के बता देता हूं। देखिए आप, ऐसा था, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और यहां पे था आपका एफ पॉइंट, और यहीं से आगे लाइन खींची गई है, और यहां पे कितना डिग्री पड़ा हुआ, 80। देखो ठीक से, ये देखो ये वाली लाइन है और यहीं पे 80 डिग्री पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी अभी देखा था कि ये 70 और 80 मिलके 150 हुए थे, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है। अब हमारे पास ये है 80 डिग्री, मतलब डेफिनेटली इन दोनों का टोटल जो होगा वो कितने डिग्री रहा होगा, 80 डिग्री रहा होगा या नहीं रहा होगा। समझ पाए क्या हुआ यहां पे। जैसे मैंने आपको बताया था 40 + 70 110 होता है, उसी प्रकार से अगर ये 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री डेफिनेटली इन दोनों का टोटल रहा होगा। इसका मतलब b + d किसके बराबर होगा, 80 डिग्री के बराबर। यानी हमारा रिजल्ट आ गया, b + d कितना डिग्री आ गया आपका, 80 डिग्री आ गया। इतना सा खेल था दोस्तों, बस एक बात पता होनी चाहिए थी कि दो अंदर वाले एंगलों का टोटल किसके बराबर होता है, बाहर वाले के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार के कई क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी तो मैं पूरा शिफ्ट 1 का पेपर कराऊंगा, सारे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे आपके सामने। ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे कुछ क्लासेस में ऐसी भी लूंगा जो टॉपिक वाइज लूंगा, ज्योमेट्री की क्लासेस टॉपिक वाइज, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चले। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप लोग इतना नोट करिए अभी, फिर हम आगे का देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले ये नोट करिए आप लोग। चलिए वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए तो दोस्तों मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब आप लोग इस क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का लेवल देखिएगा आप, इसने क्या पूछा है हमसे। इसने पूछा है कि √15 मल्टीप्लाई √20 क्या होगा, ठीक है। दोस्तों 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे मैथ्स के अंदर। 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके रिजल्ट मात्र 4-4, 5-5 सेकंड में आने थे, इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं था। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, और ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार के हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप समझिएगा। √15 इंटू √20 लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही रूट लगा के इनको क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 20, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। इसका भी 1/2 पावर है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट करनी 1/2 ही तो होता है। तो दोस्तों पावर अगर एक जैसी है तो ये साथ में आ जाएंगे, आप साथ में रूट लगा दीजिए सीधा सीधा बस। अब आपको क्या करना है, अब आप मल्टीप्लाई मत करिए, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि हमें जोड़े बना के बाहर निकालना है। तो 15 के अगर आप 2 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, 5 × 3। अच्छा 20 के 2 टुकड़े करिए, ये तो 15 के हो गए, 20 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 5 कर दूं मैं, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पे एक 5 और एक 5, ये जोड़ा बन गया और जोड़ा बन के रूट से बाहर आ गया ये। अच्छा जो 4 है ना, 4 2 बन के बाहर आ गया रूट से, और रूट के अंदर क्या बच गया आपका 3, मतलब रिजल्ट आप फाइनली देखेंगे 5 2 10 √3। बस इतना सा था दोस्तों। सिर्फ ज्योमेट्री में ही आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है पटवारी, बाकी के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, ठीक है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चंस था ये बड़ा इजी क्वेश्चंस था, ठीक है, पटवारी का। चलिए ये नोट कर लीजिए आप, फिर अपन आगे आते हैं। और चलिए वीडियो रोक के नोट करते जाइए आप लोग, अब आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ। अब आप देखिए इन्होंने 441 का हमसे स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल पूछा है कि क्या होता है। दोस्तों 25 तक तो हमें स्क्वायर याद होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है, बहुत यूज में आते हैं। तो आपको अगर 25 तक याद है तो आप सीधे सीधे जवाब दे देंगे कि ये किसका स्क्वायर चल रहा है, 21 का स्क्वायर है ये, ठीक है। दोस्तों में सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आप देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन आए, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की मैं बहुत बढ़िया क्लास लूंगा, ठीक है, जिसमें सारे ही मैं आपको टाइप्स कवर करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बड़ा कोई स्क्वायर रूट आ गया तो उसको शॉर्ट में कैसे खत्म करना है आपको, ठीक है। तो मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्यूब जल्दी से कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो ये बहुत आसान था, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। तो दोस्तों ये बस यही पर्पस था कि आप लेवल तो जाने थोड़ा सा पटवारी का क्या है ना, ताकि आप सही दिशा में मेहनत कर पाए, ठीक है, इधर उधर न उलझे। चलिए अगला मैं लेता हूं क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया हमसे कि √2 मल्टीप्लाई √18 क्या होगा, ठीक है। √2 मल्टीप्लाई √18। अब दोस्तों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब 2 × 18 ही हो गया, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 × 18 तो 36 हो जाता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो रिजल्ट सीधे सीधे आपके हाथ में 6, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं और आगे बढ़ाता हूँ चीजों को थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलिए तो हम अब आगे देखते हैं और जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। अब देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है ये आपके सामने, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 300 देन द नंबर इज। यदि एक संख्या का 30% 300 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब याद रखना ऐसा नंबर जब भी आता है ना, यदि एक संख्या का 30%, एक संख्या क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। एक संख्या का मतलब हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। एक संख्या का कितना परसेंट, 30%, 30%, ये 30 ही और परसेंट का 100 नीचे।
एक संख्या का 30% कितना है का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल मतलब किसके बराबर है? एक संख्या का 30% 300 के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ वो संख्या क्या है, देन द नंबर इज, वह संख्या क्या है, तो बड़े आराम से आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ आप, 10 से 10 गया, ये 3 से 300 कितनी बार में गया आपका? 100 बार में, और 1 से बराबर कितना हो गया? 1000। लो, कोई लेवल ही नहीं है। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चनों का, ठीक है। बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप वीडियो को रोक के नोट करते जाइए इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं आप लोगों के सामने। हाँ तो चलिए, यहां आपको दिया है द एज ऑफ सुशील 6 ईयर एगो, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु। अब ध्यान देना आप लोग, एजेस वाले क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए हैं यहाँ पे। 6 साल पहले किसकी एज के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? सुशील की एज के बारे में। 6 साल पहले जो सुशील की एज थी वो 3 टाइम्स द एज ऑफ स्नेहल। वो स्नेहल की आयु का 3 गुना था। देखिए ये है सुशील, सुशील का कंपैरिजन किससे किया गया है? स्नेहल से। सुशील की जो एज है वो 3 गुना है किससे? स्नेहल से। क्लियर है? अच्छा ये बोर्ड में कवर हो रहा है अपना पूरा, ठीक है। चलिए हो रहा है। तो सुशील की जो एज है दोस्तों वो 3 गुना है किससे? स्नेहल से, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात कर रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद, चलिए मैं उसको लिख देता हूं इस प्रकार से, आफ्टर 6 ईयर। 6 वर्ष बाद आप देखोगे तो सुशील की आयु आपको, सुशील की जो आयु है, सुशील की जो एज है वो स्नेहल की एज से कितने टाइम्स दिखाई देगी आपको? 5/3 टाइम्स। तो ये आपको दिखाई देगा 5/3 टाइम्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि स्नेहल की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। किसकी आयु बतानी है आपको? स्नेहल की। स्नेहल की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। दोस्तों कई सारे रास्ते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का एक सीधा सीधा रास्ता बता देता हूं। डिटेल में मैं बता ही रहा हूं, हर टॉपिक को डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले आप समझिए, सुशील कितने गुना है? 3 गुना है। 3 गुना का सुशील है, मतलब ये कि स्नेहल अगर 1 है तो सुशील कितना हो गया? 3 हो गया। मैं आपसे 3 गुना हूं, इसका सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर 1 साल के रहे होंगे तो मैं 3 साल का हुआ होऊंगा, ठीक है। 1 और 3 का रेशियो हमारे बीच होगा, अनुपात होगा। अब 1 3 का मतलब 10 और 30 भी हो सकता है, ठीक है, या 100 और 300 भी हो सकता है, 1000 और 3000 भी हो सकता है। कई रेशियो का मतलब तो कई सारा होता है, लेकिन 3 गुना का मतलब ये 1 रेशियो कितना हो गया? अभी 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि सुशील 5/3 टाइम्स है। अब दोस्तों सुशील 5/3 टाइम्स, जैसे यहां पे 3 टाइम्स था। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको क्लासेस में ये अच्छे से बात बताऊंगा, लेकिन अभी आप काम की बात समझना। जैसे 3 टाइम्स है, 3 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था आपका? 1 था। तो होता क्या है जनरली कि सुशील को टारगेट किया जा रहा था। जिसको टारगेट किया जाता है ना उस तरफ हमेशा ऊपर वाला आता है। ऊपर वाला मतलब 3 इधर आ गया, और नीचे वाला 1 इस साइड हो जाएगा। किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना हम लोग, तो 1 हो जाएगा इस साइड। तो ये दूसरा टेक्निक था रेशियो बनाने का, ठीक है। ये टेक्निक कैसे आया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हम वो उधर देखेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए मोटा मोटा कि ऊपर वाला हमेशा इधर आ जाता है, नीचे वाला हमेशा इधर रह जाता है। सेम इट इज, आप बताइए मुझे, सुशील के पास 5 आएगा या 3 आएगा? किसके पास 5 और किसके पास 3 जाएगा? तो सुशील को टारगेट किया है, सुशील की साइड 5 आएगा और स्नेहल की साइड कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये हो गया आपका 5/3, ठीक है। अब काम की बात, अब आप समझना दोस्तों, ठीक है। देखिए ये सुशील जो था ये 3 रेशियो का हुआ करता था 6 साल पहले, और अब जो सुशील है वो 5 रेशियो का हो गया कब? 6 साल बाद। पहले तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, 6 साल पहले 6 साल बाद, इन दोनों बातों में कितने साल का डिफरेंस है? एक बात है 6 साल पहले की, एक बात है 6 साल बाद की। अब आप समझना अच्छे से, जैसे मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं एक बात 6 साल पहले की, एक बोल रहा हूं 6 साल बाद की, तो इन दोनों का गैप 12 साल का हुआ कि नहीं हुआ? 12 साल का। जैसे आप मुझे बात करिए, ऐसे बात कर लेते हैं, चलो कि एक बात हो गई 1 साल पहले की, कि 1 साल पहले ऐसा हुआ करता था, और एक बात करते हैं अपन कि 1 साल बाद में ऐसा हो जाऊंगा। तो 1 साल बाद 1 साल पहले, दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस है या नहीं है?
उसी प्रकार से इन दोनों बातों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 12 साल का। दोनों बातों के बीच में डिफरेंस कितने साल का है, 12 साल का डिफरेंस है, ठीक है। अब मुझे यहां बताइए, अगर यही चीज हम रेशियो में देखें तो सुशील की जो एज है उनमें कितने का डिफरेंस है रेशियो में। सुशील पहले 3 था, अभी कितना हो गया, 5 हो गया, 3 से 5 हो गया, मतलब सुशील कितना बढ़ गया रेशियो में, 2 रेशियो बढ़ गया, रेशियो में 2 साल बढ़ गया। और साल की बात करें तो साल कितने बढ़ गए, 12 साल बढ़ गए। रेशियो 2 बढ़ गए, साल 12 बढ़ गए, रेशियो 2 साल 12 बढ़ गए, दोनों ही बढ़ गया वही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, 2 रेशियो बराबर 12 साल हो गए आपके, ठीक है। 2 रेशियो बढ़ गए, 12 साल बढ़ गए, रेशियो में 2 बढ़ा, साल में 12 बढ़ गया। 2 रेशियो बराबर 12 मतलब 6 टाइम का रिलेशन बना, 2 6 12 होगा आपका, ठीक है। मतलब ये कि रेशियो को जब भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। रेशियो को ईयर में बदलना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्होंने हमसे किसकी एज पूछी थी, स्नेहल की प्रेजेंट एज बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, स्नेहल की आप कहीं की भी एज ले लीजिए, जैसे हम यहाँ की एज ले लेते हैं, स्नेहल यहाँ कितने रेशियो की है, 3 रेशियो की है आपकी स्नेहल। इस 3 में भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से। तो 3 रेशियो में 3 6 ईयर में कितना हो गया, 18 ईयर हो गया। तो दोस्तों स्नेहल जो है वो 18 साल की है, लेकिन 18 साल की कहां पे, आप समझना, ये स्नेहल हमसे प्रेजेंट का पूछ रहा है, और ये जो स्नेहल था ना 3, ये कब का था, 6 साल बाद का। ये जो आपने 3 निकाला है, ये 3 कब का है, 6 साल बाद का है। ये जो 18 साल आया, ये 6 साल बाद का है। आपको इसको 6 साल बाद से उठा के कहां पे लाना है, प्रेजेंट में लाना है। तो बताइए क्या करूं, 6 माइनस करूं या 6 प्लस करूं। डेफिनेटली आपको 6 साल बाद से प्रेजेंट में आना है। तो ये हम पीछे आ रहे हैं, पीछे 6 साल बाद से प्रेजेंट में आने का मतलब हम पीछे आ रहे हैं, और पीछे जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 साल पीछे आना है, 18 में से 6 गए दोस्तों, कितना बचा आपका, 12 साल। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट। स्नेहल का कितने साल हो गया, 12 साल। दोस्तों बस ये छोटी छोटी चीजें पकड़ते जाइए आप, बहुत काम में आएगी, यही बेसिक है, ठीक है। इसी से आपके क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप नोट करिए, फिर अपन आगे देखते हैं। वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पे ले आता हूं आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। तो यहां पे एक शहर की जनसंख्या दी गई है आपको 15 लाख, ठीक है। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं अच्छे से। तो एक शहर की जनसंख्या है 15 लाख, ये लिख लेते हैं हम लोग 15 लाख। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट इंक्रीज 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहले साल कितने परसेंट बढ़ गई, 10%। अच्छा 10% बढ़ने का मतलब दोस्तों पता है कितना हो जाता है, 110%। हर चीज अपने आप में 100% तो होती ही होती है, आप उसमें 10% बढ़ा रहे हो मतलब उसको 110 कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, 10% बढ़ा रहे हो मतलब कितना कर रहे हो, 110%। दूसरे साल कितना हुआ, डिक्रीजेस बाय 20%, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है। दूसरे साल 20% कम हो गया। याद रखना बेस हमेशा 100 रहेगा, पिछला वाला हमेशा 100% रहेगा। अब वो बोल रहा है कि 20% कम हो गया, तो वो 20 आप 110 में से नहीं घटाना है आपको, हमेशा बेस कौन होगा, 100। वो लोग हमेशा पिछले वाले को 100 बना के ही बोलते हैं कि उसमें से 20% जो है वो जनसंख्या कम हो गई, 100 में से 20 कम हो गई। तो 100 में से 20 कम हो गई, तो यहां कितनी बची अब आपकी, 80 बची। तो दिमाग में घुसा लेना, हर बार आपको क्या लेके चलना है, 100 लेके चलना है। अच्छा ये 100 कवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए तो हर बार आपको 100 लेके चलना है। अब जो तीसरा है वो बोल रहा है कि फिर से कितने परसेंट बढ़ गई, तीसरे वर्ष में 30%, 30% बढ़ गई मतलब कितनी हो गई, 130% हो गई आपकी। क्लियर दोस्तों, बस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये 2 0 4 0 6 0, चलो 6 0 से 6 0 काट देते हैं, ये गए आपके 6 0 से 6 0। अब आपको बस इन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक 15 है, एक 11 है, एक 8 है और एक 13 है। 15 इंटू 8 आप सबसे पहले कर लीजिए, 15 इंटू 8 करेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा, ठीक है।
120 और एक 0 और था। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई और फिर 130 का मल्टीप्लाई और करना है, तो हम पहले 12 इंटू 11 कर लेते हैं। 12 इंटू 11 करेंगे 132 हो जाएगा, 00 मल्टीप्लाई 130, ठीक है। चलिए अब हमें 132 का मल्टीप्लाई किस में कर लेना चाहिए, 13 में। चलिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 2 3 एंड 1, ये हो गया आपका 6 1 7 एंड 1, यानी ये हुआ आपका 1716 और 3 0 जो साथ में लगे हुए थे आपके, यानी नई जनसंख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17,16,000, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको भी नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत आसान रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ ला रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन इन लोगों ने क्या पूछा है हम लोगों से, अ मैन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया। ए से बी तक, ए से बी तक कोई आदमी गया किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एंड कम बैक एट 100 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न आया किस स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताएं। दोस्तों औसत गति, एवरेज स्पीड, ये पूछा है हमसे, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, औसत गति क्या होगी। अब आप एक बात समझिएगा, ठीक है, एवरेज स्पीड कई प्रकार की पूछी जाती है और हर एग्जाम एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन डालता ही डालता है, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन डाला है, अगर 2 क्वेश्चन डाले हैं बाय चांस, तो उसमें से एक हमेशा एवरेज स्पीड का होता ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है आप लोगों के लिए, तो आप समझिएगा। इसके 2-3 उपाय हैं, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल उपाय है, वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा, लेकिन अभी आप सीधे सीधे समझ लीजिए। 2 स्पीड है और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाइएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तरीके और भी कई सारे हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है, मैं आपकी क्लास लूंगा उसमें मैं आपको यूनिवर्सल बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। क्या है ना कि कभी कभी 2 की जगह 3-3 स्पीड भी होगी, 4-4 भी होगी, कि पहली दूरी 50 से कवर करी, अगली उतनी दूरी 100 से, अगली उतनी दूरी 150 से कवर करी, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चनों से हम निपटेंगे, लेकिन अभी आप बस यहीं तक ही सीमित, आपको बस ये जानना चाहिए कि क्या लेवल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 मतलब पहली स्पीड कितनी है, 50, दूसरी स्पीड है 100, और यहां पे दोनों को प्लस करना है, 50 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150। चलिए 50 से 150 3 बार में चला जाएगा और आपका रिजल्ट होगा 200/3। दोस्तों 200/3 को डिवाइड करेंगे तो कुछ 66.66 करके आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और वही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग आगे, और क्या क्या दिया हुआ है। चलिए वीडियो रोक के नोट करते जाइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज 2 ऑफ देम आर ऑलराउंडर। देखो 10 लड़के हैं, 10 में से 2 ऑलराउंडर है, सब कर लेते हैं। What is the probability that a boy is selected and random turn out to be an all-rounder? तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा। अब आप बात समझिए, टोटल लड़के कितने हैं, 10। अब ये हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अच्छा प्रोबेबिलिटी मतलब आप सीधे सीधे एक फंडा समझिएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये हमसे। प्रोबेबिलिटी का सीधा सा फंडा चलता है, एक टोटल तरीके हमेशा नीचे रख दो और ऊपर वो रख दो जो आपसे पूछा गया है। नीचे हमेशा टोटल तरीके और ऊपर वो रख दो जो आपसे पूछा गया है। यही होता है प्रोबेबिलिटी का इजी फॉर्मूला, है ना। प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी पहले के एग्जाम्स बहुत कम पूछा करते थे, आजकल प्रोबेबिलिटी हर जगह आ रहा है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। चलिए तो वो बोल रहा है कि यादृच्छिक एक बच्चे को अगर चयन करें हम, देखो एक बच्चे को चयन करें तो हमारे पास तो अभी तो हम बिल्कुल यादृच्छिक बिल्कुल रेंडम चूज कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 10 तरीके से जवाब आ सकते हैं, हमारे पास 10 अलग अलग लड़के हैं।
मतलब हमें तो पता ही नहीं ना कि 10 में से कौन आएगा, तो टोटल हमेशा जो टोटल होगा ना वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, नीचे, टोटल नीचे, और जो पूछा गया है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, पूछा गया है कि उसके ऑलराउंडर होने की प्रायिकता क्या है, तो मुझे बताओ 10 में से ऑलराउंडर कितने थे, 10 में से 2 ऑलराउंडर थे, आपको बताया है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है ना ऑलराउंडर पूछा गया था, तो ऑलराउंडर कितने थे, 2 थे, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो 2/10 यानी कितना रिजल्ट हो गया आपका, 1/5 हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए ये प्रोबेबिलिटी है, बड़ा आसान खेल है, टोटल हमेशा नीचे रख दो, जो पूछा है वो ऊपर रख दो। 2 ऑलराउंडर थे, 2 ऑलराउंडर आपके ऊपर आ गए। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है अब आप समझिएगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने दिया है 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10। ठीक है, गुणनफल में अंकों की संख्या क्या है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। उन बड़ा आंसर में सभी अंकों को बताना है कि वो टोटल कितने अंक आए हैं। तो मेरी बात सुनिए आप, ये 5 और 4 का जुड़ा बहुत चलता है, अब आप समझना। अच्छा, 5 की पावर 10 है और 4 की पावर 5 है। अब क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन ये था कि आपको एक बात और कोई पता है कि नहीं, वो कौन सी बात आप समझना। जैसे 4 की पावर 5 है, आप इसको समझना, क्या मैं इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, 4 की पावर 5 को, 4 की पावर 5 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं आप समझना। जैसे 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 को 2 का स्क्वायर, और एक 5 ऊपर तो चल ही रहा था, तो 2 की पावर 10, 2 5 जा 10 हुआ या नहीं हुआ ये। उसी प्रकार से इधर क्या चल रहा है, 5 की पावर 10। अब आप एक बात समझना यहां पे, ठीक है, ये 2 10 12, 5 10 12। अच्छा, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। या तो मैं इनको ऐसा लिख लूं, 2 इंटू 5 और ऊपर कितना लगा लूं मैं, 10 लगा लेता हूं, ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर 10 लिख देता हूं, 2 इंटू 5 सेम बात है, ये लिख लो या ये लिख लो। अब 2 5 जा कितना हुआ, 10, 10 की पावर 10। अब बताओ 10 की पावर 10 करोगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जीरो आएंगे या नहीं आएंगे, समझ आ रही है बात। तो पूछा ये अंकों की कुल संख्या करके बताओ, तो ये अंकों की कुल संख्या 10 हुई या 11 हुई। 10 तो 0 है दोस्तों, और एक ये 1 भी तो है, तो टोटल ये कितने हुए हैं आपके पास, 11 नंबर हुए हैं। यही क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि कुल अंकों की संख्या क्या होगी, तो कुल अंकों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई। आप यहीं से सीधे सीधे ही देखिए। अच्छा, 10 की पावर 1 मतलब कितना, 10 की पावर 1 मतलब 1 और 0, मतलब 2 लोग, मतलब पावर 1 होती है तो आदमी 2 होते हैं। 10 की पावर 2 मतलब कितना, 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 मतलब 3 लोग, मतलब आदमी 2 रहते, मतलब यहाँ 2 पावर 2 रहेगी तो आदमी कितने रहेंगे, 3, हमेशा एक ज्यादा रहता है। तो पावर 10, 10 में से एक ज्यादा, 10 में एक ज्यादा मतलब कितना, 11। तो आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। आप लोग वीडियो रोक के नोट करते चले जाएं। चलिए दोस्तों और देखते हैं अब अपन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, 26 76 126 176 226 276 326 एंड 376, इनका आपको दोस्तों एवरेज बताना है। अब एवरेज का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भैया सबको जोड़ो और ये जितने भी संख्या है ना उससे डिवाइड कर दो आप। एवरेज का एक ही फॉर्मूला। एवरेज के दोस्तों ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट के अंदर। ये तो चलो फिर भी थोड़े बड़े बड़े नंबर है, उन्होंने बहुत छोटे छोटे नंबर भी, मैं अभी ला रहा हूं क्वेश्चन एक। तो ये तो पहला क्वेश्चन है एवरेज का आपके पास कि इन सभी का औसत, तो औसत का फॉर्मूला वही होता है सबको जोड़ो और ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से डिवाइड कर दो, वो एवरेज हुआ आपका। ठीक है, तो चलिए हम इन सबको जोड़ लेते हैं। तो आप इन सबको जोड़ोगे 26 76 में, आपको थोड़ा सीधे सीधे आप भी जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिलेगा सीधा सीधा 300 300 600 हो गया, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 1100 1200 और ये मिलके हो गया 1300 और ये टोटल होगा आपका 26 76। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। ठीक है, ये टोटल आपको मिल जाएगा 1600 कितना, 8। ठीक है,
जोड़ने पे भी टेंशन मत लेना, सिंप्लीफिकेशन की मैं क्लास लूंगा तो जोड़ना भी देख लेंगे अपन की जल्दी कैसे आएगा, ठीक है। तो ये 1608 टोटल होगा और डिवाइडेड बाई किससे करना पड़ेगा आपको, 8 से, ठीक है। 8 से जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 8 2 जा 0 एज इट इज और 8 1 जा 8, ये मिलेगा आपको कितना रिजल्ट, 201। तो ऐसा भी कुछ पूछा गया था, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। हाँ चलिए, हाँ तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। द नंबर 83216.5 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटर्न एज, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये इन शब्दों से ज़्यादा उलझना नहीं, अपने को घबराना नहीं है, बहुत इजी चीज़ है ये, इंटू 10 की पावर n, ठीक है। ऐसा कुछ हमें दिया गया, 83216.5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है 8.32165, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस वो 10 की पावर कुछ लगा देते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो वो पूछ रहा है कि किसका वैल्यू बताओ, ये n का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो आप समझना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सीधा सा है कि पॉइंट यहां से उठा के 3 के पहले लाना है, पॉइंट यहां से उठा के यहां लाना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, अगर आपको पॉइंट यहां से उठा के यहां लाना है, आपको कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 जीरो से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां 3 के पहले आएगा। अब 4 जीरो से डिवाइड दिया है तो मल्टीप्लाई भी कितने जीरो से करना पड़ेगा, आपको 4 जीरो से करना ही पड़ेगा। अब आप समझना, ये 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8.32165 और ये क्या बचेगा, 10 की पावर कितनी है, ये 4। तो देखिए सेम एज इट इज हमने भी कन्वर्ट करा, तो जो n का वैल्यू निकल के आया 8.32165 ये रहा, मैच कर गया, इंटू इंटू मैच कर गया, 10 से 10 मैच कर गया, और n का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आप लोगों का 4। बस इतना आसान था ये। तो वो चाहता है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए और n का वैल्यू बताइए, तो हमने भी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो n का वैल्यू कितना आया, 4। बस इजी है ये भी, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग फिर से ये एवरेज पूछ रहा है हमसे, 15 69 33 36 एंड 22, इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग, ठीक है। एवरेज मतलब वही चीज, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड, अभी एक एवरेज का क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने, ठीक है, सेम एज इट इज। तो दोस्तों लेवल की बात करें तो बहुत छोटा लेवल है, ठीक है, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। मैं आपको आज इसीलिए यही बताने आया हूं कि ज़्यादा मेहनत मत करना, अपने आप को रगड़ना मत ज़्यादा कहीं भी, ऊपरी लेवल पे बस करना है। चलिए इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 22 36 33 69 15 69 33 36, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 175 एंड डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड, ये तो दिन का सबका टोटल आया 175 और 5 से डिवाइड, क्योंकि ये 5 लोग थे, और 5 से जब आप इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 35। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहां भी कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे देखते हैं अब हम लोग। हाँ चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ये थोड़ा ठीक ठीक क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन में लिखा है x² माइनस 12x माइनस 36 किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन में से किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए सीधा साधा तरीका है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, 12x इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है कि प्लस माइनस करने पे वापिस 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए आपका 36। ये हमने बचपन से पढ़ा है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचिए, 12 को तोड़िए, आप वीडियो रोक लीजिए, 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो प्लस करने पे वापिस 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा 2 और 10 मिलके 12 हो जाते हैं, लेकिन 2 इंटू 10 क्या 36 होगा, ये 36 तो गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो 3 के साथ में 9 ले लूं तो 3 और 9 भी 12 हो जाते हैं, लेकिन क्या 3 9 जा 36 होता है,
नहीं होता है। 3 9 कितना होता है 27, ये जोड़ा भी गया। अच्छा 4 के साथ क्या ले सकता हूँ, 4 और 8 भी 12 होते हैं, लेकिन 4 8 कितना हो गया 32, ये भी गड़बड़ हो गया। अच्छा 5 के साथ क्या ले सकता हूँ 7, 5 7 जा लेकिन 35 होता है, ये 36 है। अच्छा 6 के साथ 6 ले सकता हूँ, 6 और 6 12 और 6 6 जा कितना हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है, ये आपका परफेक्ट जोड़ा आपके हाथ में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये 6 और 6 में टूटेगा। अब मैं आपको जैसे कि बोल रहा हूं, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा आगे की क्लासेस में, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे पता कर लेंगे चीजों को। ठीक है, तो अभी तो आप थोड़ी शांति बनाए रखें, अभी आप बस लेवल देखें। तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी 6x और इसको भी 6x लिख सकते हैं, तो 6 और 6 12 भी हो जाएंगे, और 6 6 जा कितना हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी ये प्लस 36 है ना, तो इक्वल ये हो गया आपका इतना, ये -6x और प्लस 36। अब आप देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x - 6। इन दोनों में से आपको माइनस का 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा x - 6, -x कॉमन लेंगे तो x - 6। अब इस पूरे में से आप कॉमन ले लीजिए, ये x - 6, ये हिस्सा कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, यहां सिर्फ x बचा, और यहां क्या बचा, यहां सिर्फ 6 बचा, x - 6, x - 6 और x - 6 मतलब x - 6 का क्या हो गया दोस्तों, ये स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, बड़ा आसान खेल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और चीजें देखते हैं। वीडियो रोक के नोट करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन दिया है हमें 6x² + 1 = 13x। ठीक है, चलिए अब आप इसे देखना। देखिए ये भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, द्विघाती समीकरण ही है, लेकिन इन्होंने थोड़ी चीजें अस्त व्यस्त करके दी हैं, तो कोई नहीं, वो तो हम कर लेंगे। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, इसके मूल क्या है, मूल पूछे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो रूट मतलब कि x का वैल्यू ही रूट कहलाता है, x के 2 वैल्यू आएंगे, वो 2 वैल्यू ही क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। तो आप समझना, पहले तो मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6x² + 6 बराबर कितना हो गया 13x। 13x को इधर लाते हैं, 13x इधर आएगा तो माइनस का 13x और +6 बराबर 0। क्लियर इतनी बात। अब आप समझना, अब 13x को 2 हिस्सों में तोड़ना है, और याद रखिएगा इसमें ये वाले 6 का मल्टीप्लाई पहले यहां होता है, तो 6 6 जा कितना हुआ 36। इसका मतलब कि आपको 2 टुकड़ों में ऐसों में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई कितना 6 नहीं, कितना होना चाहिए 36। आगे वाला 6 का हमेशा यहाँ मल्टीप्लाई होता है पहले, तो ये 36, मतलब इसके 2 टुकड़े करो आप, जोड़ने घटाने पे 13 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई पे 34, तो वो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 9 और कौन मिलेगा आपको 4 मिलेगा। 9 और 4 13 भी हो जाएंगे, और 9 4 जा 36 भी हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू, एक तो वो तरीका है जो आपने अभी अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कैसे, या एक सीधा तरीका है। अब आपके पास ये -9 और -4 आया है, तो अब आपकी जो फाइनल x की वैल्यू होगी ना, वो बस क्या होगी, ये जो 6 है ना आगे वाला, इससे बस आप डिवाइड कर दो, बस ये हो गई आपकी x की वैल्यू। बस आपको एक काम और करना है, साइन चेंज कर देना है। अच्छा ये माइनस से चेंज होकर काइम बदल जाएगा प्लस में, और 9/6 को 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। सेम एज इट इज इधर 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2/3। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, और प्लस है तो माइनस कर देना है, दोनों को ही साइन हमेशा अपोजिट कर देना है लास्ट में, तो वही आपकी क्या हो जाएगी x की वैल्यू। बस हमेशा ध्यान रखना कि ये आगे वाले आदमी से हर बार आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये बात बस ध्यान रखना आप लोग। चलो तो x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू 2/3 आ गया, इन्हीं को हम मूल यानी रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए और भी कई सारे उपाय आप सीधे ऑप्शन पुट करके भी आंसर बताते, वो हम डिटेल में फिर बाद में जानेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा है 44 + 444 + 4444 एंड प्लस 444 और 4, इन सबको जोड़ के बता दीजिए, बस ये पूछ रहा है ये। तो ये तो बड़ा ही आसान खेल है भैया, कुछ भी नहीं है। ये लो लाइन से लिख लेते हैं अपन, ये लिख लिया 4444, ये कितना हो गया आपका 16 हो गया, ये एक गया, 16 + 1 17 हो गया, ये एक गया, 12 + 1 13 हो गया, ये गया, 8 + 1 9 हो गया, और ये 4, तो आंसर हो गया 49,376, 49,376। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्लस करके बता दो। ठीक है, चलो और देखते हैं हम लोग आगे।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, इन्होंने पूछा है 5, 6, 7, 8 A7 and 6 इज डिविजिबल बाई 36। ये जो नंबर है ना ये 36 से डिवाइड है, तो पूछा जा रहा है कि बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। चलिए इजी है दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आपको इसके लिए है ना बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आप ऑप्शन से ही उठा लो और ए की वैल्यू यहां रख दो और 36 से डिवाइड करके देख लो। दूसरा ये कि हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे देखिए 36 को आप दो बड़े हिस्से कर लो, एक 4 कर लो और दूसरा कौन कर लो 9। 4 9 जा 36 होता है। अच्छा ये मैं फिर से बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये काम की बातें बताऊंगा, ठीक है। काम की बातें क्या है समझना। पहले तो 36 को 4 × 9 लिख लिया। अब 4 का क्या है ना एक रूल होता है, 4 का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट बस किससे डिवाइड हो जानी चाहिए, 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाता है। क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है? लास्ट में 4 से डिवाइड करोगे तो हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा 4 से, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये हमें 4 जो है ए का वैल्यू ला के नहीं देगा। आप 9 का रूल देखना, 9 का रूल हमें ए का वैल्यू ला के देगा। 9 का रूल बोलता है कि जो सम ऑफ डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। अगर 9 से डिवाइड होगा तो ही तो वो 36 से डिवाइड होगा। अब आप एक बात समझिए, कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो डेफिनेटली यार वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो कोई नंबर अगर 36 से डिवाइड है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। और 9 से डिवाइड होने का एक रूल है कि सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो ही वो 9 से डिवाइड होगा, और वो 9 से डिवाइड होगा तो ही वो किससे डिवाइड होगा 36 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप समझना सम ऑफ डिजिट करते हैं 5 और 6, सम ऑफ डिजिट ये कर रहा हूं 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और ये गायब 26 और ये 7, 26 और 7 करेंगे 33, 33 और 6 करेंगे 39। अच्छा 39 तो हो गया, लेकिन अभी उसमें क्या ऐड करना बाकी है ए, और ऐड होने के बाद रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जो किससे डिवाइड हो जाए 9 से। अब आप बताओ 39 में कितना प्लस करूं कि रिजल्ट 9 के पहाड़े वाला कोई आ जाए। तो 9 की टेबल में 39 के बाद कौन आता है, 39 के बाद डेफिनेटली 45 आता है। तो मेरे को बताओ 39 में कितना जोड़ूं कि 45 आ जाए। तो 39 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तभी 39 + 6 हो जाएगा आपका 45। समझ आई बात। 9 की टेबल में 45 भी आता है 39 के बाद, तो डेफिनेटली ए का वैल्यू 6 रहा होगा तभी वो डिवाइड हो पाएगा। चलिए तो इनके एक एक रूल हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया आपका 45। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए अब दोस्तों देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। एक कुछ चीजें इन्होंने बिल्कुल ही धुआंधार बना दी हैं, ठीक है, बिल्कुल ही अलग लेवल की बना दी हैं। जैसे देखिए आप लोग ये क्वेश्चन 6x⁵ माइनस 24x³ माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, को x-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब इसको ये डिवाइड कर रहे हैं किससे, x-2 से, तो पूछ रहे हैं कि शेषफल, शेषफल जिसको हम बोलते हैं क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। जैसे कि हम 2 से 5 में डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल। उसी प्रकार से यहां शेषफल क्या बचेगा। अब ये तो भैया इन्होंने कहीं ना कहीं हायर मैथमेटिक्स से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी ये लोग ऐसी भी गलतियां करते हैं कि अचानक 2 दूनी 4 पूछते पूछते हायर मैथ्स में घुसा देते हैं चीजों को। लेकिन याद रखना ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 ही होता है 20 में से, ठीक है। तो जो चीजें आपके सामने आ रही है ना बस वो देखते चले जाओ। हायर मैथ्स में जाएंगे तो वहां तो फिर उलझ जाएंगे, दुनिया ही अलग हो जाएगी, फिर हम IIT नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना कि ये कभी कभी ऐसी चीज भी डाल देता है बीच में। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है ऐसा, अच्छा ये x-2 था +2 था, एक सेकंड, अच्छा ये +2 है ना, x +2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है अब आप समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगी x +2 से डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, x +2 हमेशा 0 के इक्वल में रखना है। डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल जाएंगे तो अपन फिर वो IIT करने पहुंच जाएंगे। तो आप मेरी बात बस सीधे समझना, जिससे भी डिवाइड करना उसके इक्वल में क्या रखेंगे 0। तो x = क्या हो जाएगा आपका, यहां से वैल्यू -2,
अब बस ये -2 आपको यहाँ पुट कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा -2 पुट करने के बाद वही क्या कहलाता है, आपका रिमाइंडर कहलाता है। चलिए -2 डाल देते, यहाँ डालते हैं -2, तो -2 की पावर 5 हो गया ये, -24 -2 का क्यूब हो गया ये, और ये -5 इंटू -2 हो गया, और ये हो गया +6। अब देखिए ये माइनस की पावर ओड है तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा सीधे सीधे। अब 2 की पावर 5 होता है 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 6 जब आप करेंगे, 32 इंटू कितना करेंगे 6, चलो कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 1 6 18 90, तो कितना मिलेगा 192। उसी प्रकार से देखिए ये माइनस है, ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां आप 2 की पावर 3 8 करेंगे और 24 इंटू 8 करेंगे तो वो भी आपको 192 ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं 192 से 192 कट गया। अब आप ये सीधे सीधे पहचान जाते, देखो 24 को भी अगर बात करें तो 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ये भी 2 की पावर 5 ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी 6 इंटू 2 की पावर 5 ही लिखा हुआ है, ये भी 6 2 की पावर 5, ये भी 6 2 की पावर 5, ये माइनस में था ये प्लस में था तो कटना तो तय था वो, ठीक है। लेकिन चलो हमने कैलकुलेट करके बात कर लिया। अब माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, और 5 2 जा 10 और +6 ये इससे गया, और 10 + 6 कितना हो गया आपका 16 हो गया आपका रिजल्ट। बस भैया ये हो गई आपकी बात खत्म, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन और क्या पूछा गया था। वीडियो रोक के नोट करते चले आप लोग। हाँ तो और जो क्वेश्चंस बचे हैं हमारे सामने, एक सेकेंड, हाँ चलिए, एक पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हैं आप लोग, पाइप ए कैन फिल अ टैंक, नल ए है जो एक टंकी को कितने घंटे में भर देता है, 4 घंटे में। जो नल भरता है ना उसके लिए हम प्लस लगाते हैं, ठीक है, मतलब हम आगे मतलब हम समझते रहेंगे कि प्लस मतलब वो भरने वाला है, ठीक है, इसलिए हमने प्लस लगा लिया। और दूसरा नल बी जो है वो बोला जा रहा है कि कितने घंटे में खाली कर देगा, 6 घंटे में। जो खाली करने वाला नल है ना उसको हम इशारे से माइनस से समझेंगे, माइनस एक इशारा कर दिया हमने कि आगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर टाइम एंड वर्क पहले पढ़ा होगा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको कुछ चीजें पता होंगी, ठीक है, नहीं है तो अभी अपन देखते हैं। अब ये बोल रहा है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अच्छा आप सोच के देखिए, एक नल है जो 4 घंटे में टंकी भर देता है, एक नल है बी जो 6 घंटे में खाली कर देता है। अब आप सोचना मैं जो पूछ रहा हूं, अगर इन दोनों नल को एक साथ चलाएंगे तो क्या टंकी कभी भरेगी। और आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि टंकी इन दोनों को एक साथ चला, क्योंकि एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, तो दोनों नलों को एक साथ चलाएंगे तो वाकई टंकी भरेगी या टंकी खाली होगी। देखो ये ए जो है 4 घंटे में टंकी भर देता है, मात्र 4 घंटे में, और इसको खाली करने में कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ज्यादा पावरफुल नल कौन सा है, ज्यादा पावरफुल ए वाला है। ए काम को 4 घंटे में ही खत्म कर देता है, पूरी टंकी अकेला 4 घंटे में भर देगा। तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे ना तो हम मानते हैं कि बी कुछ ना कुछ पानी खाली करेगा, लेकिन वो उतना खाली नहीं कर पाएगा जितना कि ए क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है। इसको डिटेल में जानने के लिए आप समझिए, 2 मिनट के लिए टंकी मान लीजिए कुछ भी लीटर ले लीजिए, ऐसा लीटर ले लीजिए जो 4 और 6 से डिवाइड हो जाए, तो मान लेते हैं कि हमारी टंकी कितने लीटर की रही होगी, 12 लीटर की। जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैं आपको डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। तो हमने टंकी मान ली 12 लीटर की, मतलब ये 12 लीटर की टंकी ये 4 घंटे में भर देता है, और उसी 12 लीटर को बी कितने घंटे में खाली कर देता है, 6 में। अच्छा अगर 4 घंटे में 12 लीटर तो हर घंटे कितना लीटर, तो अगर आप देखोगे हर घंटे आपको 3 लीटर दिखाई देगा, 3 लीटर प्रति घंटा। ये कौन भर रहा है 3 लीटर प्रति घंटा, ए 3 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो 4 घंटे में 12 लीटर तो 1 घंटे में 3 लीटर, डिवाइड कर दो, डिवाइड। ऐसे ये 6 घंटे में 12 लीटर तो ये क्या हो गया आपका 2 लीटर प्रति घंटा, ये 2 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। अब आपको समझ में आया एग्जैक्ट इनकी स्पीड कि ए जो है वो 3 लीटर प्रति घंटा भरता है, बी जो वो 2 लीटर प्रति घंटे खाली करता है। अब आप समझना, हाँ अब ये दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे, ए और बी। टंकी कितने लीटर की थी आपकी, 12 लीटर की। अब 12 लीटर की आपकी टंकी है, ए भरता है 3 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बी खाली करता है 2 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
अब आप ये समझो कि दोनों को एक साथ चलाएंगे, ए ऊपर से डालेगा 3 लीटर, बी नीचे से खाली करेगा 2 लीटर, तो टंकी में कितना पानी गया? टंकी में तो 1 ही लीटर पानी गया हर घंटे। अब हर घंटे 1 लीटर जाएगा तो 12 लीटर की टंकी कितने घंटे में भरेगी? अगर हर घंटे 1 लीटर तो 12 लीटर की टंकी 12 घंटे में भरेगी। तो आपको क्या करना पड़ता है पता है? मैं आपको डिटेल में फिर से बताऊं, डिटेल में आपको मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है ना 12 लीटर, वो हमेशा ऊपर डालनी पड़ती है, और जिनसे आप काम करवा रहे हो उनकी 1 घंटे की कैपेसिटी आपको नीचे डालनी पड़ती है। जैसे दोनों की मिला के जो 1 घंटे की कैपेसिटी हुई है वो हुई है 1 लीटर पर आवर। दोनों मिलके 1 घंटे में टंकी के अंदर केवल 1 ही लीटर पानी डाल रहे हैं। ऊपर से ये 3 डाल रहा, 2 खाली हो रहा, तो टंकी में तो 1 ही जा रहा ना हर घंटे। तो 1 लीटर पर आवर के हिसाब से 12 लीटर टंकी भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? आपको 12 घंटे लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का रिजल्ट। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से, आप समझिएगा। ठीक है, 2 लाइन से आपके पास ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इनमें 3 फिगर्स दिए हुए हैं आपको। एक ये वाला फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी ये चौड़ाई दी गई है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाली जो चौड़ाई है ना इस रास्ते की, ये आपको ये लोग बता रहे हैं कितनी है, ए है। और इसमें एक रास्ता टेढ़ा है, ऐसा वाला रास्ता है टेढ़ा वाला। इसमें ये वाली जो चौड़ाई है ये भी कितनी दी गई है आपको, ए। और इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाओ, याद रखना ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये बड़ी वाली और ये बड़ी वाली एक दूसरे के सामने खड़ी है। और तीसरा रास्ता अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा है, ये कुछ इस प्रकार का, और इसकी इस रास्ते की भी चौड़ाई कितनी है, ए है। ये तीनों रास्तों की चौड़ाई दी है। अब वो क्या पूछ रहा है, दिस स्ट्रिप्स कनेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ये जो स्ट्रिप्स हैं तीनों, ये जो तीनों रास्ते हैं ये 2 पैरेलल लाइन से कनेक्ट हैं। विच स्ट्रिप हैज द लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा एरिया किसके पास है। तो अब आप काम की बात समझना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया इन लोगों ने, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते अचानक इन्होंने बम फोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, कि बताओ कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो अब आप समझना, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं इसको समझाने के लिए ना मैं ऐसे को इसको घुमा के ऐसे रख रहा हूँ, मतलब 2 पैरेलल लाइंस में ऐसी बना लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये इधर बन गया, ठीक है, ये इस प्रकार से बन गया आपका, ये दिया था आपको ए। उसी प्रकार से ये थोड़ा टेढ़ा है, ये इसको हम टेढ़ा बना लेते हैं इस प्रकार से, ये बन गया आपका टेढ़ा, ठीक है। उसमें ये वाली भी आपको क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। अब आप समझना, इसके लिए हमें मेंसुरेशन अच्छे से पता होना चाहिए तो ही रिजल्ट आएगा। अब मेंसुरेशन में क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति जो आप पढ़ते हैं उनमें ये होता है कि कोई भी आपके पास ऐसा, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, आयत का एरिया कैसे निकाला जाता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई कर दो। आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसकी लंबाई ये है, इसको हम एल मान लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो लंबाई एल और चौड़ाई ए है, तो एरिया जो होगा वो कितना होगा इसका, एल इंटू ए होगा इसका एरिया, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मैं इसके एरिया की बात करता हूं। अब आप समझना, इसमें भी एरिया निकालना है तो चौड़ाई तो इसकी ये है, लेकिन लंबाई, इसको लंबाई नहीं बोलते हैं हम, लंबाई हमेशा ऐसी सीधी रेखा होती है, 90 डिग्री बनाने वाली होती है लंबाई। तो यहां कोई लंबाई आपके पास नहीं है, ये लंबाई तो हमेशा ऐसी होगी सीधी। तो देखो इसकी जो लंबाई है ना इस वाले शेप की लंबाई यही है, ये वाली। कुछ लोग गलत फहमी होती है कि नहीं लंबाई तो यहीं से ही लो भैया, ऐसा कुछ नहीं, लंबाई कहीं से भी ले लो, ये सारी की सारी इसकी क्या है, लंबाई ही है। और इसकी लंबाई इसके लंबाई के ही तो बराबर है, तो इसकी चौड़ाई ए है और लंबाई तो एल ही है, तो इसका भी जो एरिया होगा ना वो किसके बराबर होगा, एल इंटू ए के। आप देख लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की लंबाई देख लो, सेम है, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो भैया लंबाई हमेशा परपेंडिकुलर नापी जाती है, यानी हाइट, ऊंचाई जो नापी जाती है वो परपेंडिकुलर नापी जाती है, ऐसी टेढ़ी ऊंचाई नहीं होती है। तो इसकी भी ऊंचाई एल ही होगा, यानी एल इंटू ए हो गया इसका भी एरिया। समझ आ रही है बात। सेम एसिडीज अगर इसको देखोगे ना तो इसके साथ भी वही हुआ है। अगर आप देखोगे तो इतनी इतनी हाइट वो हो गई आपकी,
और फिर यहां से लेके यहां तक इसका एरिया 2 हिस्सों में निकल जाएगा। पहले यहां से लेके यहां तक निकाल लीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक, तो इसका भी वही मामला हो जाएगा। पूरी की पूरी हाइट यही है, जिसकी इतनी है तो इसकी भी इतनी ही हाइट है। तो कहने का मतलब तीनों का ही एरिया आपको सेम देखने को मिलेगा, L इंटू ए, मतलब तीनों का एरिया बराबर है। तो जो पहला ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तीनों बराबर है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन में वो बवंडर फोड़ देगा। अब हमें तो पता ही नहीं था कि इनका एरिया निकाला कैसे जाता है। तो जितना ये क्वेश्चन समझ में आया उतना ठीक है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन जरूर करें आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, सब्सक्रिप्शन नहीं सॉरी, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग चैनल को, ठीक है। चलिए, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। अब कल मैं आपके सामने लूंगा सेकंड क्लास और परसों होगी अपनी तीसरी क्लास, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग।